नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। अपने जो पाठ है उसके लेखक है नागार्जुन। कवि नागार्जुन इसके लेखक है। हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से जो निकलती हुई नदियां हैं उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। इसमें जो पैराग्राफ है उसका हिंदी अनुवाद भी बताया गया है, साथ में कुछ शब्दों के अर्थ भी बताए गए हैं और इस पैराग्राफ में से जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपको बताए गए हैं। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब इसमें जैसे क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ को समझने के लिए हम इसके थोड़े कठिन शब्द देखेंगे और फिर इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझेंगे। जैसे कुछ शब्द है कठिन इसमें, जैसे गंभीर शब्द का अर्थ होता है स्थिर या जो चंचल न हो। संभ्रांत सभ्य या शिष्ट कह सकते हैं हम। प्रतीत होती यानी लगती। कंधे पर यानी चोटियों पर। भावभंगी शब्द का अर्थ है भावों का स्वरूप। क्या है? भावों का स्वरूप। उल्लास शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। क्या होता है? उल्लास का प्रसन्नता होता है। कौतूहल शब्द का अर्थ होता है उत्सुकता जगाने की इच्छा। उत्सुकता जगाने की क्या? इच्छा। विस्मय शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य या अचंभा। और बाल लीला शब्द का अर्थ होता है बच्चों का खेल कूद। बाल लीला शब्द का अर्थ होता है बच्चों का खेल कूद। अब संदर्भ एवं प्रसंग देखेंगे हम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। ये जो पंक्तियां दिख रही है वो हमारी पाठ्य पुस्तक की किताब जो है वसंत, उसमें से लिया गया है। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक जो है वो नागार्जुन है। इसके जो लेखक है वह कौन है? नागार्जुन है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने पर्वतों के शिखर पर पहुंचकर नदियों के प्रति अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। इस पैराग्राफ में क्या किया है कवि ने पर्वतों के शिखर पर पहुंचकर, पर्वतों के शिखर यानी पर्वतों की चोटियों पर पहुंचकर नदियों के प्रति, जो नदियां होती है उनके प्रति
अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। अपने मन में जो भाव है नदियों के प्रति, उनका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। किस प्रकार किया है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे व्याख्या देखेंगे हम यहाँ पे। लेखक कहता है कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिला की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने ही काम में व्यस्त दिखाई देती थी, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव था। अब लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि दूर से जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं वो दूर से शिष्ट महिला की भांति, जो शिष्टाचार वाली जो शिष्ट महिलाएं होती है उनकी भांति गंभीर व शांत और अपने काम में ही व्यस्त रहने वाली दिखाई देती है, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और क्या है, श्रद्धा का भाव है। इनके नदियों के प्रति कवि के मन में क्या है? श्रद्धा का भाव और सम्मान का भाव है। दादी, माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। अब कवि क्या कह रहा है कि दादी है, जैसे दादी माँ, उन कवि की अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह है, मामी इन सब की गोद की तरह है, उनकी धारा में डुबकी लगाकर आनंदित, उनकी धारा में, नदियों की धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। जब मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा तो आश्चर्य हुआ। कवि कहता है कि जब मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि यह दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट रूप धारण कर लेती है। कवि कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि ये जो इनका स्वरूप है यहाँ तो दुबला पतला रहती है, यानी छोटे स्वरूप में रहती है, परंतु जब ये यहाँ से निकल जाती है तो इनका जो स्वरूप है वह विशाल हो जाता है, वह यानी ये बड़ा रूप धारण कर लेती है। और मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता कैसे समाप्त हो जाती है। इतना आश्चर्य तो किसी लड़की अथवा नन्ही कली को भी देखकर नहीं होता। कवि कहता है इतना इन नदियों को देखकर जितना मुझे आश्चर्य होता है उतना तो मुझे किसी छोटी लड़की को देखकर आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर होता है। तो कवि ने अपने मन के भाव किस प्रकार प्रकट किए? कवि ने हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया है। क्या बताया उन्होंने बताया कि ये जो नदियां हैं वो एक शिष्ट महिला की भांति गंभीर और शांत व अपने काम में व्यस्त रहने वाली है, और इसीलिए मेरे हृदय में इनके प्रति क्या है? सम्मान के भाव या श्रद्धा का भाव है। और मुझे ऐसे लगता है, कवि को ऐसे लगता है जैसे उनकी दादी या माँ या मौसी या मामी की गोद की तरह है उनका धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होना। जब वह अपनी नानी, दादी, मौसी की गोद में रहते हैं, गोद में सर रखते हैं, तो उन्हें जैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही इन सभी नदियों में जब वो डुबकी लगाते हैं तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कवि ने कि मैं पर्वतों के शिखर पर चढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। कवि ने कहा कि जब मैं पर्वतों की चोटियों पर चढ़ा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज और मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट हो जाती है। कि जब यहाँ से निकलती है तो बिल्कुल छोटी धारा में निकलती है, लेकिन जब ये मैदानी भागों में चली जाती है तो बहुत ही विराट यानी बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता कैसे समाप्त हो जाती है। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ और चंचलता समाप्त हो जाती है। इतना आश्चर्य तो किसी लड़की अथवा नन्ही कली को
देखकर भी मुझे नहीं हुआ जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर हुआ। तो इस प्रकार कवि ने अपने मन के भाव, नदियों के प्रति जो उनके मन में भाव थे वो प्रस्तुत किए। अब इस पैराग्राफ में से जो प्रश्न बन रहे हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न बन रहा है अपने कि लेखक को नदियाँ कैसी लगती थी। लेखक को नदियाँ कैसी लगती थी वो हमने ऊपर पढ़ा, और इसका प्रश्न का उत्तर भी यहाँ दिया गया है कि लेखक को नदियाँ गंभीर, शांत और अपने आप में खोई सी लगती थी। लेखक को नदियाँ गंभीर, शांत और अपने आप में खोई सी लगती थी। प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी। लेखक ने नदियों को किसकी उपाधि दी है। लेखक ने नदियों को किसकी उपाधि दी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आप देख सकते हैं नीचे इसका उत्तर भी लिखा हुआ है कि लेखक ने नदियों को संभ्रांत महिला की उपाधि दी है। संभ्रांत महिला की उपाधि दी है। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी। लेखक के दिल में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। लेखक के दिल में नदियों के प्रति कैसे भाव थे। तो हमें इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है कि लेखक के दिल में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव थे। आदर और श्रद्धा का भाव या आदर और श्रद्धा के भाव थे। आदर और श्रद्धा के भाव थे। प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी। लेखक किसकी गोद की तरह धारा में बैठकर डुबकियां लगाया करता था। हमने अभी ऊपर पढ़ा, लेखक माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह धारा में बैठकर डुबकियां लगाया करता था। धारा में बैठकर क्या लगाया करता था। डुबकियां लगाया करता था। तो इस प्रकार हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें से अपने कुछ प्रश्न बने, वो प्रश्न अपने हल कर लिए हैं। अब पैराग्राफ दूसरा देखेंगे हम। दूसरा गद्यांश देख रहे हैं। कहाँ ये भागी जाती रही, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब इस कैसे बताया है कवि ने, जैसे ये पैराग्राफ में कहा कि कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता के विराट प्रेम को पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे हम सबसे पहले। जैसे बेचैन, ये जो
बेचैन शब्द है, इसका अर्थ होगा अशांत या शांत न होना। विराट शब्द का अर्थ होगा महान या बहुत बड़ा। अतृप्त शब्द का अर्थ होगा संतुष्ट न होना। बंधुर शब्द का अर्थ होगा बंधी हुई या गहरी कह सकते हैं हम। आदित्यकाय शब्द का अर्थ होता है गुफाएं। क्या होता है? गुफाएं। सरसब्ज शब्द का अर्थ होता है हरी भरी। क्या होता है? हरी भरी। उपत्काय शब्द का अर्थ होता है घाटियाँ। क्या होता है? घाटियाँ। लीला शब्द का अर्थ होता है खेल काम करने में कुशल, या तो खेल या काम करने में कुशल। निकेतन शब्द है, इसका अर्थ होता है घर या आवास। क्या होता है? घर या आवास होता है। संदर्भ एवं प्रसंग देखेंगे हम इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। ये जो पाठ है, ये जो पाठ की लाइनें हैं, वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है वह कौन है? हमने ऊपर अभी पढ़ा ना, नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक पर्वतों से निकलने वाली बहती नदियों को देखकर मनोवैज्ञानिक ढंग से नदियों के मन की बात को व्यक्त कर रहा है। नदियों की बात को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है कि निरंतर बहने वाली नदियाँ का अंतिम लक्ष्य क्या है? लेखक क्या कहना चाहते हैं हमसे? कवि नागार्जुन है, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि निरंतर बहने वाली नदियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? जिसके कारण यह व्याकुल है। जिसके कारण ये क्या है? व्याकुल है। हिमालय जैसे महान पिता का असीम स्नेह लाड प्यार पाकर भी यदि ये संतुष्ट नहीं है, तो वह कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा? यानी अपने पिता का प्रेम पाकर भी अगर ये संतुष्ट नहीं है, तो वह कौन है जो इन्हें संतुष्ट कर सकेगा? बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरियाली युक्त घाटियों, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल मानो इनका घर है। अब कौन सा घर बताया है इनका? कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों, बर्फ से जो ढकी हुई होती है वो पहाड़ियाँ, और हरियाली युक्त घाटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, गहरी गुफाओं वाला क्रीड़ा स्थल, गहरी गुफाओं वाला स्थान जहाँ पे क्रीड़ा स्थल यानी खेलने का मैदान, मानो इनका घर है। कवि कहते हैं मानो इनका घर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नदियाँ बहकर आगे जाती हैं, कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो जब ये नदियाँ आगे बहकर जाती है तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा और कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें करने का अवसर मिल जाता है। इनका ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती है। अब कवि क्या कह रहा है? कवि ने बताया कि ये अपने ऐसे जैसे क्रीड़ा स्थल अभी हमने ऊपर पढ़ा कि गहरी गुफाओं वाला खेलने का जो मैदान है मानो इनका घर है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जो नदियां हैं आगे बहकर जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने बचपन की बातें करने का अवसर मिल जाता है। अपने बचपन की बातें करने का क्या मिल जाता है? अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जंगलों में मार्ग से भी भटक जाती है। इतना ही नहीं, आगे जंगल जो आ जाते हैं तो जंगलों में मार्ग से भी ये भटक जाती है। पैराग्राफ हमने पढ़ा, हिंदी अनुवाद इसका हमने देखा। अब इसमें से कुछ प्रश्न आए हैं
उनके उत्तर हम देखेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न आ गया कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। अब उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? प्यासी नदियाँ। क्या है? प्यासी नदियाँ। नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों से होकर गुजरती है? ये रहा, देखिए आप सभी। नदियाँ देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा और कैल के पेड़ों से जंगलों की ओर जाती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय कैसा है? कि महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय कैसा है? तो ये रहा यहाँ पे कि महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है। क्या है? नदियों का हृदय अतृप्त है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। नदियों का लीला निकेतन क्या क्या है? नदियों का लीला निकेतन क्या क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ देख सकते हैं आप। नदियों का लीला निकेतन, निकेतन शब्द का अर्थ होता है घर। तो नदियों के जो घर है उसके बारे में पूछ रहे हैं हमसे। तो नदियों का लीला निकेतन बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ और सरसब्ज उपत्यकाएं हैं। यानी जो गुफाएं हैं, हरी भरी गुफाएं हैं, हरे भरे हरियाली जो घाटियां हैं, गुफाएं हैं, ये सभी क्या है? ये नदियों के घर है। इस प्रकार हमने आज 2 गद्यांश पढ़े हैं, 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। उनमें से जो प्रश्न बने वो भी हमने पढ़े हैं। कुछ अपने कठिन शब्द भी आए हैं, कठिन शब्दों को भी हमने पढ़ा है। तो सभी को सबसे पहले कठिन शब्दों को याद करना चाहिए और इनको कॉपी में भी करना है। साथ में सबसे पहले कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद में आपको कॉपी में ये जो 4-4 प्रश्न आए हैं इनको भी आपको कॉपी में करना है। आज हम 2 ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।